हेलो फ्रेंड्स। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लेक्चर को। और हम आ गए यूनिट नंबर 5, लेसन नंबर 1। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं? फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अगर आप अच्छे से चलाना चाहते हैं तो फाइनेंस को तो समझना ही पड़ेगा। जो ये कहते हैं मुझे फाइनेंस समझ में नहीं आता है, फाइनेंस मैनेज नहीं करना आता है, तो वो बिजनेस भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें यही समझेंगे, एक बिजनेस बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए किस टाइप से हम फाइनेंस को मैनेज करें। देखो यहाँ पे मैनेजिंग फाइनेंस। किसी भी चीज़ को मैनेज का मतलब क्या है? अगर मान लो कि आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि प्रॉपर जितने पैसे की ज़रूरत है उतने पैसे भी अवेलेबल है, जितने समय की ज़रूरत उतने समय भी ज़रूरत है, अवेलेबल है, तो फिर मैनेज ही क्या करना होगा? मैनेज तो तब करना होता है जब पैसे कम हो, तो भी हमें हर उस चीज़ को पूरा करना है जो कि ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। जब समय कम हो तो भी सारी चीज़ें हमें पूरी करनी पड़े, जो भी प्रोसेस फॉलो करना है बिजनेस करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ का जब अभाव हो, किसी चीज़ की कमी हो और तब आपको हर चीज़ पूरी करनी पड़े, तो कहते हैं मैनेज करना। ठीक है, तो देखो, फाइनेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। बिजनेस को शुरू करने के लिए फाइनेंस एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनफैक्ट अगर फाइनेंस अवेलेबल होगा तभी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लैंड, लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल को कंबाइन कर पाएगा। तभी वो अपने रिसोर्सेज ले पाएगा जिससे वो अपने गुड्स की प्रोडक्शन करे, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करना है तो हमें फाइनेंस चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड ऑफ एंटरप्राइजेस है? मतलब जैसे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ब्लड की ज़रूरत है, ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। बिजनेस का अगर ब्लड है, लाइफ ब्लड है, तो वो है फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंसिंग एंड एंटरप्राइजेस, चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, फाइनेंसिंग हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ओवरव्यू था फाइनेंस का। अब यहाँ देख लेते हैं, इमेजिन दैट यू वर टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इमेजिन करो कि भाई तुम अपना बिजनेस शुरू करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ योर बिजनेस, कोई भी नेचर का बिजनेस हो, यू शुड आंसर द फॉलोइंग कीज फाइनेंशियल क्वेश्चन। कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, अगर इसका जवाब आप कैसे दे पाते हो तो डिसाइड होगा आपका बिजनेस कैसे चलेगा। असेट इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ असेट्स विल यू रिक्वायर? आपको कौन कौन से असेट की ज़रूरत है? मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। हाउ शुड द चूजर इन्वेस्टमेंट बी फाइनेंस्ड? मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? विल यू बोरो द मनी और सप्लाई होल ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल योरसेल्फ? क्या तुम पैसा बाहर से लेने वाले हो या फिर आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है? ये इसका जवाब। हाउ विल यू मैनेज योर रूटीन डेली फाइनेंशियल एक्टिविटी लाइक मैनेजिंग इन्वेंटरी, कलेक्टिंग फ्रॉम योर कस्टमर और पेइंग योर सप्लायर्स? गुड्स खरीदने से लेके गुड्स बेचने तक का जो प्रोसेस होता है कि भाई वेंडर को भी पैसा देना है, पैसा प्रोसेस में भी पैसा लगा देना है, फिर माल बिक गया है, गुड्स बिक गया, फिर वहाँ से पैसा आने में भी टाइम लगेगा। तो इन सारी एक्टिविटी को आप कैसे पूरा करोगे? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाउ शुड द इन्वेस्टमेंट बी रिवॉर्डेड? अगर किसी ने पैसा लगाया तो आप उसको कैसे पैसे दोगे, कितना प्रॉफिट उसे दोगे, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कितना तुम खुद अपने पास रखोगे? These financial decisions form the very essence of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब अगर फाइनेंशियल प्लान करना है या फाइनेंशियल फोरकास्ट देखना है, मतलब फ्यूचर की बातें देखनी है, तो एंटरप्रेन्योर्स को इनका भी जवाब होना चाहिए। हाउ मच मनी इज नीडेड? कितने पैसों की ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए? वेयर विल मनी कम फ्रॉम? कहाँ से पैसा आएगा? व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल? कब तक पैसे की अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए? अब इनका जवाब देने के बाद वाइल एस्टिमेटिंग द मनी नीड, एक बार पैसे की ज़रूरत का पता लगा लिया, तो
इन तीनों को वो ध्यान में देगा। पहला, देयर शुड बी एडिक्वेट मनी टू पे द परचेज कंसिडरेशन, मतलब इतना पैसा तो हो कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसका पैसा हम पे कर पाएँ। अगर आप वेंडर्स को पैसा नहीं दे पाओगे टाइम से, तो वो आगे नहीं देगा आपको प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन की बात ही नहीं आएगी। Now there should be sufficient capital at his or her disposal to support the business operations up to the 3 initial month of the enterprise. इतने तो पैसे होने चाहिए कि 3 महीने तक कंपनी का काम चल सके। Lastly, enough provision should be made to meet unexpected unplanned business expenses. अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, वो कैसे मीट करोगे? अनप्लान्ड बिजनेस एक्सपेंसेस। अब देखते हैं कि देयर आर 2 ways ऑफ क्लासीफाइंग द फाइनेंशियल नीड्स। 2 तरीके हैं ज़रूरत को बताने के। जैसे कि आप, अगर आप डीयू की बात करें तो आप, एक तो एडमिशन का एक्सपेंस हो जाता है, दूसरा कि अगर आप कोई किताब और परचेज करते हैं तो उसका खर्चा है ना। तो यहाँ भी ऐसे बिजनेस करने के लिए 2 तरीके की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए असेट्स में, भाई बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए तो फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जैसे क्रेडिटर को पैसा देना है, फिर क्रेडिटर, फिर कस्टमर्स को बेच देंगे, फिर कस्टमर से पैसा आएगा, फिर क्रेडिटर को। तो अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें तो फिक्स कैपिटल के लिए पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि असेट में लगाना है। और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो उसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस। भैया आज दे दो पैसा, हम माल खरीद लेंगे, फिर माल बना लेंगे, और जब माल बिकने के बाद जब कस्टमर से पैसा आ जाएगा तो हम तुम्हें चुका देंगे। इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल होता नहीं, नहीं बिल्डिंग के लिए भैया मुझे तो 5 साल के लिए लोन दे दो, 10 साल के लिए लोन दे दो। तो फिक्स कैपिटल का क्या मतलब होता है कि असेट खरीदना है बहुत ही लंबे समय के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो आप पैसा दे दो। वर्किंग कैपिटल का होता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, मतलब वही कि रॉ मटेरियल में पैसा लगाना है, फिनिश गुड्स बनाएंगे, डेटर से पैसा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा दे दो। ठीक है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल में कई बार ऑनर्स की इक्विटी तो अपनी होती ही है, टर्म लोन हो जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी बैंकों से मिल जाती है, हायर परचेज पे कोई चीज़ खरीद लो इंस्टॉलमेंट पे, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आ जाता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल में क्या कहते हैं कि भैया जिसको 1 साल के अंदर अंदर आपको चुका देना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, दोस्तों से पैसे लिए आ सकते हैं, रिलेटिव से लिए गए पैसे भी आ सकते हैं। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्स कहाँ से आते हैं? एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में जो ओनर है, बिजनेस ओनर है, उसके खुद के पैसे हो सकते हैं। और एक्सटर्नल में बाहर से लिया गया पैसा या उधार पे लिए गए पैसे। तो देखो इंटरनल सोर्स में क्या है, अंडर दिस सोर्स फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज इटसेल्फ, अपने ही लोगों से, अपने ही बिजनेस में से। नाउ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कुड बी ओनर्स कैपिटल, मतलब ओनर्स के खुद के पैसे, खुद की इक्विटी, खुद के डिपॉजिट्स, खुद के, या फिर बिजनेस को लोन दे दिया ओनर ने, पार्टनर ने, डायरेक्टर ने। ठीक है। और कुछ फंड पर्सनल लोन से लेके भी कंपनी में लगा दिया, कुछ फंड्स प्रोविडेंट फंड से निकाल लिया, एलआईसी से निकाल लिया, या कुछ बिल्डिंग अपनी लगा दी, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स लगा दिए। कुल मिला के अपने ही पैसे को लगाना, पार्टनर के, बिजनेस ओनर के, कंपनी के खुद के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब डिपॉजिट या बोरोविंग कहाँ से? रिलेटिव, फ्रेंड्स और अदर्स से। ठीक है। बोरोविंग फ्रॉम द बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, बैंक से भी ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हो। ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी में लिमिट दे देते हैं, भाई 1 करोड़ की लिमिट दे रहे हैं, 10 लाख की, जो भी है। टर्म लोन दे देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टर्म लोन मतलब होता है 5 साल 10 साल के लिए। हायर परचेज में लीजिंग फैसिलिटी, मतलब किराए पे कुछ ले सकते हो। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन सपोर्ट करती है इसमें। ठीक है ना। सब्सिडी ले सकते हो गवर्नमेंट से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब देखिए, इफ़ यू नाउ लम्प बोथ द सोर्सेज टुगेदर दीज कैन ब्रॉडली, अगर हम दोनों को एक साथ बात करें तो 5 में कैटेगराइज किया जा सकता है। पर्सनल फंड्स और इक्विटी कैपिटल, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मॉर्गेज लोन,
मॉर्गेज लोन होता है कि बिल्डिंग को रख के, बिल्डिंग के पेपर रख के पैसे ले लेना। फिर टर्म लोन मतलब लंबे समय के लिए लोन ले लेना, और सब्सिडरी जो गवर्नमेंट देती है। द सोर्स यूज फॉर रेजिंग फॉर डिटरमाइन व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। जो जो पैसा अब जहाँ जहाँ से ले रहे हो उसी को हम कहते हैं ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब किसी बिजनेस का अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में ये देखो कि इक्विटी 40% है, डेट 60% है, इसका मतलब इनमें खुद के पैसे तो 40% ही है, 60% तो इन्होंने डेट पे मतलब उधार लिए हुए, लोन लिए हुए। तो इसकी को बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि इसमें कंपनी का खुद का पैसा कितना लगा है और उधार से कितना लिया गया है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी इसी को बोलता है, इसी को बोला जाता है कि कैपिटल किस किस तरीके से बना हुआ है, इसके अपने पैसे से, उधार के पैसे से, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन डेट इक्विटी रेशियो ये बताता है कि डेट कितना लगा हुआ है, कैपिटल कितना लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये बताता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द एंटरप्राइज रिप्रेजेंटेड प्राइमरी बाय लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि जो इन्होंने परमानेंट पैसे लिए, परमानेंट फाइनेंसिंग हुई है कंपनी को, वो किन लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हुआ है, चाहे वो डेट हो या डेट मतलब उधार लोन या इक्विटी से। दिस एक्सक्लूड्स फंड रेज फ्रॉम शॉर्ट, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म सोर्सेज को ये छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म को ही कवर किया जाता है। बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, लॉन्ग टर्म भी कवर होता है और शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी कवर होते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में दो डिफरेंस है, एक डिफरेंस है बेसिकली। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को कवर करता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म को कवर करता है, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी को। ठीक है, अब एक जनरल प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो डेट कैपिटल में बी ट्वाइस और इवन मोर देन इक्विटी कैपिटल। मतलब ये जैसे मैं बोल रहा था ना, इक्विटी 40% है और 60% डेट है, तो ये सक्सेसफुल बिजनेस है। कि अब ये कहता है कि डेट कैपिटल में बी ट्वाइस, मतलब अब अगर हम मान ले 100 करोड़ के डेट्स हैं और 50 करोड़ की इक्विटी है, तो अगर हम डिवाइड कर दे तो 2 आ रहा है। तो ये बोलते हैं कि ये रेशियो अच्छा है, डेट कैपिटल में भी ट्वाइस, 2 हो सकता है, इवन मोर देन इक्विटी कैपिटल, और इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा डेट होना चाहिए। बट फॉर अ बिजनेस रीलिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन से इनकरिंग लॉसेस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल शुड, अब जहाँ पे बिजनेस लॉस क्रिएट करे वहाँ पे डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए, क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट भी तो जाता है ना, इंटरेस्ट का खर्चा। ठीक है, तो ये इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर देखो ज़्यादा डेट होगा और कंपनी लॉस कर रही है और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है, तो इन सब का ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है कि आपकी कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो डेट और इक्विटी उसमें कितना है। तो ये चीज़ कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में हमें पता चलता है ओनरशिप के बारे में। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिसाइड करती है किसी भी कंपनी की कि भाई इसकी ओनरशिप कितनी है, इक्विटी की कितनी वैल्यू आ रही है, डेट की कितनी वैल्यू, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर पे पूरी की पूरी कंप्यूटेशन होती है। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। एक बात बताओ, आपका जो बिजनेस नेचर है वो ही तो बता पाएगा ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा मुझे रखना है। अगर मेरा बिजनेस जो है वाइड फ्लक्चुएशंस है, मतलब अप डाउन ज़्यादा होती हैं, सेल्स जो है कभी बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स कभी बहुत कम होती है, तो ऐसे में स्मॉलर पोर्शन ऑफ बोरोड फंड मतलब डेट कैपिटल रखने की ज़रूरत पड़ती है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मशीन टूल्स एंड लाइक आर एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन इन दियर सेल्स। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, मशीन, इन सब की सेल्स जो है बहुत ही फ्लक्चुएट होती है। ऑन द बिजनेस फर्म्स डीलिंग इन आइटम्स, जो बिजनेस ऐसे आइटम्स में डील करते हैं और जो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, उनके यहाँ बोरोड कैपिटल
ज़्यादा होता है। द रीज़न इज़ दैट दीज फर्म जनरली हैव स्टेबल अर्निंग्स। जो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं, जो तो बिकने ही बिकने हैं, तो वहाँ पे बोरोड कैपिटल भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ईजिली उसको चुका पाओगे। लेकिन जैसे टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, मशीन्स हैं, इनके सेल्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वहाँ पे डेट कैपिटल ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर है साइज ऑफ द एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज उधार लिए पे पैसे पे कम डिपेंड होते हैं, खुद के ही पैसों पे ज़्यादा होते हैं। बिकॉज इन्वेस्टर कंसिडर लेंडिंग टू स्मॉल फर्म्स मोर रिस्की, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो छोटी फर्म में पैसा लगाना ज़्यादा रिस्की समझते हैं, इसीलिए छोटी कंपनीज हैं तो उसमें तो ऑनर्स का ही ज़्यादा पैसा लगा रहता है। लेकिन जब बड़ी कंपनी है, लार्ज इंटरप्राइज, तो वहाँ पे इन्वेस्टर सोचता है मेरा पैसा बचा हुआ है, सेफ है, तो वहाँ पे वो पैसा लगा देते हैं। तो साइज ऑफ द इंटरप्राइज, साइज ऑफ द कंपनी भी डिसाइड करती है कि यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर रेट ऑफ रिटर्न देखें कैपिटल एम्प्लॉयड पे इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर और रेट ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर, इट इज कॉल्ड ट्रेड ऑन इक्विटी और लिवरेज इफेक्ट। क्या होता है, जब आप इक्विटी का पैसा लगाते हो और लोन पे लिया हुआ पैसा भी लगाते हो, तो हमें ये देखना होता है कि मुझे रिटर्न कितना मिलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो पैसा बिजनेस में लगा है। तो अब इसमें ये देखो कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या फिर डिविडेंड का देखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर का देखना पड़ेगा, तो ये सब कैलकुलेशन ही बता पाती है कि इक्विटी में कितना ट्रेड किया जा रहा है। लोग इक्विटी पे अगर ज़्यादा रिटर्न मांग रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर मैंने बिजनेस से पैसा लगाया तो मुझे इक्विटी पे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसे बोलते हैं इक्विटी पे ट्रेड करना। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जब तक इस पे एक दो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो, जबकि वो प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ कवर नहीं किया गया। कैश फ्लो, किसी भी कंपनी की अगर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है, फिक्स्ड पैसा किसी को देना ही देना है, इतना तो पैसा चाहिए ही चाहिए, तो भी डिसाइड होता है कि इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि मोर द कैश फ्लो विल बी मोर प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल इन कैपिटल। भैया अगर ज़्यादा बार बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो ज़्यादा ही आप डिपेंड रहोगे लोन पे, तो भी डिसाइड हो गया ना कैपिटल स्ट्रक्चर की, हाँ इसका बोरोड कैपिटल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उधार लिए पैसे पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। नाउ पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग में ये डिसाइड होता है कि आपने किस लिए पैसा लिया है। पर्पस ऑफ फाइनेंस भी डिसाइड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइजेस। भाई कोई फिक्स्ड पेमेंट के लिए लिया है पैसा, फिक्स्ड चार्जेस करने हैं, पेमेंट करने हैं, कोई एसेट की इन्वेस्टमेंट करनी है, एक्सटर्नल सोर्स से पैसा ले लिया, इक्विटी शेयर्स दे के पैसे रेज कर लिए, तो इससे पता लगता है कि कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है और पैसे ले रही है, इसका मतलब कंपनी अपनी ओनरशिप खत्म कर रही है और शेयर्स लिए, मतलब अपने पैसे ले रही है शेयर्स बेच के। तो पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग में ये भी हमें पता लग जाता है। प्रोविजन फॉर फ्यूचर, अगर कोई कंपनी आगे चल के अपने बहुत ही सारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर दे कि आगे चल के हम लोन इतना लेंगे, आगे चल के मेरी इक्विटी कितनी रहेगी, तो फ्यूचर के प्रोजेक्शन से भी पता लग जाएगा कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्कोप ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल, मान लो आगे चल के कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं लोन कम कर दूंगा, इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर रहने वाला है कि इक्विटी बेस्ड। एज ए जनरल प्रिंसिपल इट विल ऑलवेज टू सेव कीप द बेस्ट सिक्योरिटी टू बी इशूड इन द लास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इशूइंग ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं सारे जो शेयर्स हैं सिक्योरिटी जो, वो एक साथ इशू नहीं करने चाहिए, आप टाइम गैप पे या ए वन बाय वन इशू करो, वन बाय वन पैसे के लिए उसको यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये प्रोविज़न बनाते हैं ना कि आगे चल के मुझे इक्विटी कितना यूज़ करना है, लोन कितना यूज़ करना है, तो उस प्रोविज़न से पता लगेगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का। अब चलते हैं हम टर्म लोन। टर्म लोन, टर्म लोन मतलब एक पीरियड के लिए लिया गया लोन। टर्म मतलब होता है एक पीरियड, टर्म होता है एक पीरियड। तो दो टाइप के टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। देखो इस चैप्टर में आपको हर चीज़ वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर बिजनेस करो तो पैसे की ज़रूरत को पूरा कैसे करना है।
ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन पे। तो दो टाइप के हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा पैसा, ऐसा लोन लिया गया जो कि 5 साल से लेके 10 साल 15 साल के लिए लिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म लोन किस लिए लिया जाएगा? जब इतने लंबे समय के लिए ले रहे हो तो या तो कंपनी को बिल्डिंग लेनी होगी, लैंड या साइट डेवलपमेंट, बिल्डिंग, सिविल वर्क्स, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा करना है, या मिसलेनियस फिक्स असेट्स लेने हैं, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इसके लिए ये लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। तो कहाँ से ये सोर्स, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से लॉन्ग टर्म लोन लिया जा सकता है? जैसे कि शेयर्स इशू कर दिया, डिवेंचर इशू कर दिया, शेयर्स इशू करके पैसे मिल जाते हैं, डिवेंचर इशू करके पैसे मिल जाते हैं, लोन ले लेना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोन ले लेना कमर्शियल बैंक से, लोन ले लेना मतलब पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा लेना, या फिर प्रॉफिट को बचा के रखना, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर्स बता दिए भाई, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो सबसे पहले प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा डिविडेंड देने में, इसी को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है। अब इन्होंने प्रोसीजर बता दिया शेयर्स को इशू करने का, क्या प्रोसीजर है। हाँ भाई, कोई कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर एप्लीकेशन के पैसे मंगवाती है, फिर शेयर्स अलॉट कर देती है। ये तो पूरा अकाउंटिंग का चैप्टर है, अकाउंट में ये सब हमने इस पे क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। ऐसे डिवेंचर में होता है, डिवेंचर वही कंपनी इशू कर सकती है जो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, अब वो कंपनी एक्ट 2013 हो गई, इसके अकॉर्डिंग जो उसके कंडीशंस फॉलो करें। नव डिफरेंस क्या है शेयर्स और डिवेंचर में? भाई शेयर्स में आप किसी को राइट देते हो, ओनरशिप देते हो, डिवेंचर एक तरीके से लोन है। तो शेयर्स रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ कैपिटल, जबकि डिवेंचर रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ लायबिलिटी, लोन। स्टेटस क्या है? शेयर होल्डर्स वो कंपनी का मेंबर हो जाता है, बट डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर हो जाता है, लोन देने वाला बन जाता है। रिटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, जबकि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। राइट ऑफ कंट्रोल, भाई शेयर होल्डर्स का राइट होता है, कंट्रोल होता है कंपनी के वर्किंग पे, लेकिन डिवेंचर का कोई राइट नहीं होता। तूने लोन दिया भैया, लोन चुका देंगे हम तुम्हें। रीपेमेंट, डिवेंचर को नॉर्मली रीपेमेंट किया जाता है, बट शेयर्स को रीपेमेंट नहीं होती है, शेयर्स वालों को तो डिविडेंड दिया जाता है। Now purchase, company cannot purchase its own shares from the market, but it can purchase its own debenture and cancel them. अपने डिवेंचर खरीद सकती है और कैंसिल कर सकती है, अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती है। और ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट, इन लिक्विडेशन, अगर हम कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले पैसा दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में। अब बात आती है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट यूज करना, बेस्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर इतनी भी लाइबिलिटी ना हो कि वो कंपनी सारा इंटरेस्ट पे करने में ही प्रॉफिट गवा दे, या इतनी भी इक्विटी ना हो कि कंपनी को महंगा पड़ जाए। कई बार जो लोन है वो सस्ता पड़ता है। तो ये डिसाइड करना कि मेरा ऑप्टिमम मतलब बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितना इक्विटी हो, कितना डेट हो, कितनी लाइबिलिटी हो। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस ट्रेड ऑफ बिटवीन द बेनिफिट ऑफ हाई लिवरेज एंड द कॉस्ट ऑफ हाई लिवरेज। द बेनिफिट ऑफ हाई लिवरेज इंक्लूड्स द टैक्स रेट। देखो अगर हाई लिवरेज रहेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, हाई इंटरेस्ट का खर्चा रहेगा, तो आप उस पर टैक्स भी तो बचा लेते हो, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस डिडक्ट हो जाता है। कंपनी ने 100 करोड़ कमाए और मान लो कि अगर 10 करोड़ का इंटरेस्ट है तो 10 करोड़ माइनस हो जाता है उसकी कंपनी के प्रॉफिट से। तो 10 करोड़ माइनस हो गया तो मतलब एक्सपेंस हो गया वो, तो उस पर टैक्स भी तो बच गया। अगर 30% टैक्स देना है कंपनी को, तो इन्होंने जैसे कि 100 करोड़ है माइनस 10 कर लेते तो 90 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 करोड़ पे तो खर्चा है तो टैक्स भी तो बच गया। 10 करोड़ पे अगर हम 30% ले लें तो 3 करोड़ का तो टैक्स भी एडिशनल हो जाता है। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं है, इक्विटी को जो दिया जाता है पैसा वो P&L से नहीं कटता है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम यील्ड्स दोनों को कवर किया जाता है। मिनिमम कॉस्ट मतलब रिटर्न कम होना चाहिए, इक्विटी वालों को कितना दिया जा रहा है। एडोप्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू फुलफिल द फ्यूचर। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखो कि भैया फ्यूचर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो।
तभी ऑप्टिमम हो जाओ। अगर आप डेट को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है तो वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ से हुआ? फिर यूज ऑफ डेट, डेट का इस्तेमाल उतना ही करो जितनी आपकी रीपेमिंग कैपेसिटी है। इतना भी ना आ जाए पैसा कि आप रीपे ही ना कर पाओ, क्योंकि डेट को तो रिटेकन रीपेमेंट करना पड़ेगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर शुड इंश्योर द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसाइड तभी होगा जब आपके पूरे बिजनेस पे कंट्रोल होगा। इट शुड नॉट बी अ कंट्रोल डिल्यूटिंग वन। अगर कंट्रोल कम होता चला जाएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी करेगा। मतलब किसी भी कंपनी में अगर कंट्रोल रखना है तो इक्विटी को भी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी जितनी ज़्यादा रहती है कंट्रोल उतना ज़्यादा रहता है। अब चलते हैं आगे। नाउ मैनेजमेंट ऑफ एसेट, एसेट मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। अब इस पोर्शन को हम आगे कवर करते हैं क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड मुझे अब मेरी मीटिंग्स के लिए निकलना होगा। देखते हैं जब टाइम मिलता है तो इसको भी आगे भी शुरू करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।